डिफरेंट एराज जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई थी। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास पत्थर के दौर से हम आगे आए और थोड़े से मैच्योर हुए तो उसके बाद हम लोगों के पास पेन और पेंसिल्स आ गए। जब स्याही और कागज़ हमारे पास आ गया तो तब इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से हमने क्या किया, स्टोर करना शुरू किया। इससे पहले अज्यूम ये किया जाता है कि एक नस्ल एक 1 से लेकर 10 तक किसी काम को अंजाम दिया और उसके बाद दोबारा अगली नस्ल तक क्योंकि वो नहीं पहुंचा तो उन्होंने दोबारा 1 से काम स्टार्ट किया और शायद वो 10 नहीं तो 12 तक चले गए और शायद तीसरी नस्ल ने दोबारा 1 से काम स्टार्ट किया, क्यों? पिछली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। पेपर के आने के बाद ये इंफॉर्मेशन अगली नस्ल तक पहुंचनी शुरू हुई, लेकिन बहुत स्लो, और इसकी शेयरिंग बहुत मुश्किल थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ यूरोप में मौजूद है तो वो यूरोप में मौजूद है, कोई चीज़ एशिया में है तो वो एशिया ही में ही मौजूद है, और अगर कोई चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है यूएसए के अंदर तो वो यूएसए में मौजूद है। ये इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक शेयर करना बहुत आसान ना था और इसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड था। अब हमें एडवांटेज क्या हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने की वजह से कि हर चीज़ रेडिली अवेलेबल है हमें अपने डोरस्टेप के ऊपर, और दुनिया में किसी भी जगह पे कोई काम हो रहा है तो वो किसी के साथ भी क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। इस शेयरिंग के लिए, इस डेटा अवेलेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेटाबेस, जिसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड डाटा अवेलेबल हो, और ना सिर्फ अवेलेबल हो, वो रेडिली अवेलेबल हो जब हमें ज़रूरत हो उसकी। क्योंकि अब टाइम इतना इम्पोर्टेंट हो गया और हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि अगर मुझे किसी वेबसाइट के ऊपर जाके डाटे के वेट के लिए 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है तो शायद मैं उस वेबसाइट पर कभी जाऊंगा ही नहीं। अब हमें रेडिली डाटा अवेलेबल है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डाटाबेस। तो ये बेसिक कोर्स है जिस कोर्स के अंदर हम लोगों ने ये सीखना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हमें मिल जाती है तो हमने उसको ऑटोमेट किस तरह करना, ठीक है, तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए टूल्स क्या इस्तेमाल होंगे उन सारी चीज़ों के ऊपर अभी हमने बात करनी है। अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफ़ाइन करूं तो उसके लिए जो मैं डेफिनेशन दूंगा वो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, whenever we are talking about a database, तो database हमारे पास क्या होगी, a collection of a software or application providing operations on the data like adding new files, inserting, retrieval, update and delete. DBMS stands for database management system, is an application which holds user data permanently. दो बातें मैंने की हैं, स्लाइड्स आपको मैं आज मेल कर दूंगा नेक्स्ट 3 वीक्स की, तो वो स्लाइड्स आप तक पहुंच जाएंगी, तो उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस वहाँ से मिल जाएंगी। तो बेसिकली जब मैं डेटाबेस की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ डेटाबेस हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम अपने डाटे को परमानेंटली स्टोर करते हैं। दो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं, एक रैम का आता है और एक रोम का आता है। रैम में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो वॉलेटाइल होती है, अगर लाइट चली जाती है हम उसे बंद कर देते हैं, पावर सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो उसमें से डाटा भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास है रोम का कंसेप्ट, सेकेंडरी स्टोरेज का कंसेप्ट। सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो कुछ हम रखवाते हैं वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर होता है। तो इसका मतलब है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस, तो डेटाबेस वो सेट ऑफ फाइल्स होगा जो हार्ड डिस्क के ऊपर हम रखेंगे जिसमें अपना डाटा हमने क्या करना है, स्टोर करना है। जब भी डाटा हमने डेटाबेस मैनेजमेंट से डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा जो हमारे डाटे को मैनेज करेगा। डाटे को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी यही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने क्या करना है, डाटे को मैनेज करना है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग अ डाटा तो 3 बेसिक हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म होनी है। पहली, इंसर्शन यानी नया डाटा ऐड करना। अपडेशन, एग्जिस्टिंग डाटे में कोई चेंज करनी होगी, उसे अपडेट करना होगा, वो हमारे पास अवेलेबल होगा। थर्ड, डिलीशन, अगर एग्जिस्टिंग डाटे में से या पुराने डाटे में से किसी डाटे को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको डिलीट करेंगे। ये 3 मेन फंक्शंस हैं। सब फंक्शंस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाएंगी, लेकिन मेन 3 कैटेगरीज हैं जो DBMS ने परफॉर्म करनी होती है डेटाबेस के ऊपर। तो पहली बात, डेटाबेस क्या है, वो सेट ऑफ फाइल्स जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई हैं
और उनमें हमने अपनी ज़रूरत का डाटा परमानेंटली क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। सेकंड हमारे पास क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का काम क्या है कि उसने इन फाइल्स में पड़े हुए डाटे के ऊपर 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। डाटे को इंसर्ट करने में मदद करना है, नया ताकि डाटे को इंसर्ट करने में मदद देनी है ताकि नया डाटा इसमें डेटाबेस में ऐड हो सके। पुराने डाटे को अगर ठीक करना है, करेक्ट करना है, तो उसे अपडेट करने की ऑप्शन मौजूद हो, और अगर पुराने डाटे में से किसी डाटे को ख़त्म करना है तो डिलीट करने की ऑप्शन मौजूद हो। ये 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं जो किसने परफॉर्म करनी होती हैं, डीबीएमएस ने परफॉर्म करनी होती हैं। अच्छा, अब आप लोगों को एक और थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। डीबीएमएस की जब हम बात कर रहे हैं और डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, इसको ज़रा गौर से सुनना है और इसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि ये आपको समझ आया कि नहीं। हमारे पास हम लोग सीएमएस को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे आपकी अटेंडेंस लगती है, आप अपना रिजल्ट देख लेते हैं, आप अपना ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं। ये जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई 100+ टीचर्स इसके क्या नाम है क्लाइंट मेंबर हैं, कोई 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके यूज़र हैं, और हमारे पास कोई 200 से ज़्यादा का स्टाफ होगा, बल्कि 500 से ज़्यादा का स्टाफ होगा जो इसका यूज़र है। तो इसका मतलब है रफली 4000 के करीब यूज़र हैं हमारे पास किसके, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जो PUCIT के अंदर जाता है। अब ये जो 4000 स्टूडेंट हैं, ये 4000 स्टूडेंट डेटाबेस के यूज़र नहीं, ये CMS की जो एप्लीकेशन हमारे पास बनी हुई है PHP के अंदर, PHP, मैं दोबारा रिपीट करूँ, PHP में लिखा हुआ जो कोड है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन बनी हुई है, हम इस एप्लीकेशन के यूज़र। और PUCIT की डेटाबेस का यूज़र कौन है, सिर्फ एक यूज़र है उसका, और उसका यूज़र का नाम है CMS। तो CMS की जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस की यूज़र है, और हम सब बाकी उस एप्लीकेशन के यूज़र हैं। हम 4000 यूज़र डेटाबेस के नहीं हैं, डेटाबेस का सिर्फ एक यूज़र है, वो कौन है, CMS। और हम सब किसके यूज़र हैं, आगे CMS। इसको आगे हम फर्दर भी ब्रीफ करेंगे। एक और एग्जांपल इस पर मैं ले लेता हूँ। नादरा वाले डेटाबेस को बनाया हुआ और बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नादरा की डेटाबेस को पुलिस वाले एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, और उस नई एप्लीकेशन में पुलिस वालों को उसको क्या दे देंगे, एक्सेस दे देंगे। अब नादरा की अगर बात करें तो 100 ऑफ ऑफिसेज हैं उनके पूरे पाकिस्तान के अंदर, और 100 ऑफिसेज के अलावा उनमें हज़ारों लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, लेकिन वो हज़ारों लोग नादरा की डेटाबेस के यूज़र नहीं हैं, वो उस एप्लीकेशन के यूज़र हैं जो नादरा के ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है। और नादरा की तरह डीबीएमएस के यूजर हैं। जी मोहम्मद उज़ैर, दोबारा आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप जो सीएमएस कह रहे हो डीबीएमएस है, आप ये कहना चाह रहे हैं? CMS कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम अटेंडेंस नहीं लगाते आप लोगों की। आप कहना चाह रहे हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और वो मैनेज करता है डेटाबेस को? नहीं उज़ैर, बात और से सुने। ये जो हमारे पास उज़ैर, आप लोगों ने मुझे 3 से 4 मिनट देने, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, शायद मैं आपको बात समझा सकूँ बेहतर तरीके से। CMS जो है ना, ये डेटाबेस का इंटरफेस नहीं, ये यूज़र का इंटरफेस है जो एक एप्लीकेशन में बना हुआ है। उस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जिसमें उसका कोड लिखा गया, उसको PHP बोलते हैं, ठीक है। PHP में हम वेबसाइट्स बनाते हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ वेबसाइट बनी हुई है हमारे पास, जो पीछे डाटा उठा के लाती है, हमें डिस्प्ले करती है और हमारे डाटा को जाके डेटाबेस में स्टोर करवाती है, ठीक है। ये वाली जो एप्लीकेशन हमारे पास है जिसने डेटाबेस से उठाने और डेटाबेस में वापस स्टोर करवा देने, इसको हम क्या कहते हैं, CMS, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने इसका नाम रखा हो। ये खुद डेटाबेस नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात ऐड कर, पहली बात, हमारे पास एप्लीकेशंस के 3 तरीके का आर्किटेक्चर चलते हैं। पहला, हम कहते हैं सिंगल टियर एप्लीकेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल टियर एप्लीकेशन। अच्छा, ये एक टियर वाली एप्लीकेशन कौन सी होती है? मैं कहता हूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस का एक प्रोग्राम होता है, उस एक्सेस के प्रोग्राम में मैंने डेटाबेस बनाई और वो फॉर्म बनाने की इजाज़त भी मुझे देता है कि मैं फ्रंट एंड के फॉर्म्स भी उसमें बना लूँ। तो मैं फॉर्म भी एक्सेस में बना लेता हूँ और डेटाबेस भी एक्सेस में बना लेता हूँ। इसका मतलब है मेरा फ्रंट एंड और मेरा बैक एंड ये दोनों एक ही एप्लीकेशन में बने हुए हैं। दैट इज़ कॉल्ड वन टीयर एप्लीकेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरा बैक एंड और मेरा फ्रंट एंड, बैक एंड जहाँ पे डेटाबेस पड़ी हुई है और फ्रंट एंड जो यूज़र को नज़र आ रहा है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, कोई फॉर्म है जिसमें हम वैल्यूज एंटर करते हैं और वो बाहर आ जाती हैं, ये वाली दोनों चीज़ें अगर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हैं तो इट्स अ सिंगल टीयर एप्लीकेशन, वन टीयर या सिंगल टीयर एप्लीकेशन में से बोलेंगे। लेकिन अगर यही हमारे पास फ्रंट एंड बना हो फॉर एग्जांपल वीबी के अंदर और बैक एंड हमारे पास जो डेटाबेस है वो पड़ी हो ओरेकल के अंदर, तो इसका मतलब है बैक एंड अलहदा सॉफ्टवेयर में बने और फ्रंट एंड अलहदा सॉफ्टवेयर में बने। बैक एंड वाला जो है ओरेकल के अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है ओरेकल के सॉफ्टवेयर के अंदर, और फ्रंट एंड जो हमारे पास है वो वीबी के अंदर हमने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है इट्स अ टू टीयर एप्लीकेशन। फ्रंट एंड के लिए एक अलहदा एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, बैक एंड के लिए एक अलहदा एप्लीकेशन इस्तेमाल की है। तो कितनी एप्लीकेशन हमने इन टोटल इस्तेमाल की? 2। तो ये कैसा है हमारे पास सिस्टम होगा? इट्स अ टू टीयर एप्लीकेशन। ये कैसी एप्लीकेशन हमारे पास होगी? टू टीयर। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके ब्राउजर में खुलती हैं वो 3 टीयर एप्लीकेशंस होती हैं। वो कितनी एप्लीकेशंस होती हैं? 3 टीयर। उसमें फ्रंट एंड के ऊपर आप डाटा एंटर करते हैं, दरमियान में एक मिडल लेयर अवेलेबल होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अगर PHP का कोड लिखता हूं तो मेरे पेज की एक्सटेंशन होगी .php। मैं जिस पेज के अंदर कोडिंग करूंगा उसको जब मैं सेव करूंगा तो उसकी एक्सटेंशन होगी .php। लेकिन मेरे ब्राउजर में .php का जो है वो पेपर शो नहीं होता, वो वाला पेज शो नहीं हो सकता मेरे ब्राउजर में। मेरे ब्राउजर में .html का पेज क्या होता है? नजर आता है। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे करना ये होगा कि दरमियान में एक लेयर ऐड करनी पड़ेगी जो PHP के पेजेस को कन्वर्ट करेगी HTML के अंदर, ताकि वो मुझे प्रॉपरली ब्राउजर में डिस्प्ले होकर नजर आ सके। क्या ये बात हमें समझ आती है? ये जो लेयर दरमियान में आती है, PHP के केस में हम अपाची सर्वर यूज करते हैं दरमियान। अब लेयर्स क्या होगी? फ्रंट एंड पे PHP आ गई, दरमियान में मिडल लेयर किसकी आ गई? अपाची सर्वर की, जिसका काम क्या है? PHP पेजेस को किस में कन्वर्ट करना? HTML पेजेस में। और बैक एंड पे फिर कोई डेटाबेस पड़ी है, फॉर एग्जांपल ओरेकल हम कह देते हैं। तो अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशंस की मदद से, फ्रंट एंड पे क्या है? PHP, दरमियान में क्या है? अपाची सर्वर, जिसे .php के पेजेस को किसमें करना है? HTML के पेज में, ताकि वो इसमें डिस्प्ले हो सके। और बैक एंड किसमें पड़ी होगी? डेटाबेस में पर जो है सर्वर हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट की DB हो सकती है, वो DB2 हो सकती है, वो कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो एक फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर एक हो गया, एक मिडल लेयर पे आ गया और एक बैक एंड के ऊपर चला गया। तो ये कितने टीयर्स हो गए? दिस इज नाउन एज 3 टीयर एप्लीकेशन। ठीक हो गया? नई बात है, थोड़ी सी हजम होने में मुश्किल लगेगी। अब आप लोग पहले मुझसे इसके मतलब क्वेश्चन करें, उसके बाद हम फर्दर आगे बात करें। जी प्लीज स्पीक अप, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। सर मैंने आपसे पूछना था, आप कह रहे थे DB डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती, हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, हम DBMS के थ्रू करते हैं, आपने यही बताया अभी। जी जी। तो सर मैं आपसे यही पूछ रहा था, ये CMS और जो नादरा का आपने सॉफ्टवेयर बताया जिसको आप फ्रंट एंड कह रहे थे, क्या ये DBMS है? उज़ैर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने ये कहा कि हम डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी हम DBMS के थ्रू एक्सेस करेंगे तो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। उसके लिए SQL शीट्स हमारे पास होती हैं, उसके लिए हमारे पास SQL की शीट्स होती हैं, जिनके जो हम अभी कुछ दिनों के उनको भी करेंगे। तो हम डेटाबेस में डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए एक शीट हमें अवेलेबल है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, तो ये सारा काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जनरल यूजर को कभी भी डेटाबेस के ऊपर एक्सेस नहीं दी जाती। डेटाबेस के ऊपर एक्सेस या प्रोग्राम की होती है जब प्रोग्राम बना रहा होता है, और बाद में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी एक्सेस हम देते हैं।
बाकी जितने भी यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो डेटाबेसेस के लिए करते हैं, और उन एप्लीकेशंस की मदद से फ्रंट एंड बनते हैं, वो बैक एंड पर डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डायरेक्टली किसी को डेटाबेस एक्सेस करने की इजाज़त नहीं देते। डेटाबेस की एग्जैक्ट इनिशियली किसके पास होती है? प्रोग्रामर्स के पास, जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। और जब वंस एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है और क्लाइंट को देके डिप्लॉय कर दी जाती है और चलना शुरू कर देती है, तो सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई आदमी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि सर ये जो अगर हम ये जिस तरह CMS है, ये डेटाबेस जी मैनेजमेंट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कमांड्स भेजता है डेटा रिट्रीवल की। एग्जैक्टली ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटे को एक्सेस करना चाहता है, तो ये डेटे को एक्सेस करने के लिए डीबीएमएस से कम्युनिकेट करता है और उससे डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा लेता है, ठीक है। ये सर बात बिल्कुल ठीक है। इसको एप्लीकेशन जी जी, प्रोग्राम इंटरफेस कह सकते हैं, API। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक। कोई और क्वेश्चन? अच्छा सर डेटाबेस का क्या मतलब है? डेटाबेस का मतलब है आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई वो फाइल्स जिसमें हमने अपने डाटे को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ हार्ड डेटाबेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी बोरिंग सी बात सुनने में लग रही है कि अच्छा डेटाबेस का इतना नाम सुनते हो और ये है क्या? हाँ एक्चुअली ये क्या है, ये वो सेट ऑफ फाइल्स है जो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें हम अपनी ज़रूरत का डाटा स्टोर करवाते हैं डीबीएमएस के थ्रू। किसके थ्रू? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ये बात समझ आती है? अच्छा अब दोबारा मेरी बात सुने once again, 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर का समझ आ गया। 1 टीयर जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही एप्लीकेशन में बने, दैट इज नोन एज 1 टीयर। 2 टीयर क्या है? जिसका फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग एप्लीकेशंस में बने, जैसे एग्जांपल दी हमने दी है, बैक एंड ओरेकल में बना और फ्रंट एंड वीबी में बना, तो ये 2 टीयर एप्लीकेशन है। तीसरी बात हमने क्या की कि जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं जो ब्राउजर में खुलती हैं, ये सारी की सारी 3 टीयर एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक मिडिल टीयर होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड PHP में बना हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मिडिल टीयर किसमें बना होगा? अपाची सर्वर के अंदर, और पीछे क्या होगा? डेटाबेस में डाटा होता है, हमें पता है। फ्रंट एंड जिससे यूजर ने कम्युनिकेट करना होता है पता होता है। मिड लेयर का काम क्या है कि वो .php के जो पेज होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? HTML पेजेस में, ताकि डाटा हमें ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्या हो सके? प्रूव हो सके। अब आप मुझे अगली बात ये बताएं कि अब आप मुझे अगली बात ये बता दें कि डेटाबेस लॉजिकल है कि फिजिकल है? पहले मुझे ये बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं लॉजिकल और फिजिकल में फर्क क्या होता है? ये कंसेप्ट आपको पता है? एक सेकेंड जी, होल्ड। जी बताइए कि लॉजिकल क्या होता है और फिजिकल क्या होता है? सर लॉजिकल में हम लॉजिकल रिलेशन देखते हैं चीज़ों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। अच्छा मुझे चले इस बात का जवाब दें, लॉजिकल ज्यादा ताकतवर होता है कि फिजिकल? लॉजिकल। लॉजिकल कैसे? शायद कैसे? उसमें फिजिकल भी आ जाता है, कैसे प्रूव करें? उसमें फिजिकल रिलेशन भी आ जाते हैं फिर शायद। मुझे लॉजिकल और फिजिकल को अलग अलग है सर। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल की हम बात कर रहे हैं। जी सर जी। लॉजिकल जो होता है वो ख्याली होता है, फिजिकल जो होता है हमारे सामने होता है, हम देख भी सकते हैं उसे।
लॉजिकल जो होते हैं हम सोचते हैं कि ऐसा होगा और पता नहीं है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जो फिजिकल होता है वो तो हमारे सामने होता है। तो ताकतवर कौन सा हो? सर जो फिजिकल होता है। जी जी, वो ताकतवर। अच्छा मेरी बात सुनो यार, सॉरी मेरा ही नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई एक हाँ ना कर दे यार। यस सर। यस सर। हाँ गुड, ना। अच्छा चलें जी। मैं बात ये कर रहा था कि लॉजिकल और फिजिकल क्या होता है। मुझे एक बात बताएं आप लोग, फॉर एग्जाम्पल जितना मैं अपने आप को खूबसूरत समझता हूं, क्या मैं फिजिकली उतना खूबसूरत हूं? आंसर है नो। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल, मेरा इरादा, जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा और शायद हकीकत से दूर हो सकता है, लेकिन वो है ज्यादा ताकतवर, वो है ज्यादा बड़ा। उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं, चले एक हम बात करते हैं,
अगर मैं ईरानी होना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे कहाँ पैदा होना जरूरी है? ईरान में। अगर मैं सऊदी होना चाहता हूं तो मुझे कहाँ होना जरूरी है? सऊदीया में पैदा होना जरूरी है। अगर कोई जर्मन होना चाहता है तो उसके लिए फिर जर्मनी में पैदा होना क्या है? जरूरी। लेकिन अगर कोई मुसलमान होना चाहता है तो उसका किस एरिया में पैदा होना जरूरी है? सर कहीं भी हो जाए। इसका मतलब है अरबी होना, ईरानी होना, जर्मन होना, ये सारे के सारे फिजिकल बाउंड्री से बिलोंग करते हैं कि इस एक सर्टेन एरिया के अंदर जो बंदा पैदा होगा वो ईरानी हो सकता है, वो सऊदी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, किसी तीसरे उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन क्या यकीनन हमारे पास जब मुसलमान होने की हम बात करते हैं तो कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी जोग्राफिकल एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं, दुनिया में वो कहीं भी पैदा होगा, अगर वो कलमा पढ़ लेगा तो वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। तो इस्लाम क्या है? इट्स अ लॉजिकल कंसेप्ट। ये क्या है हमारे पास? ये लॉजिकल बाउंड्री है, ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं। जर्मन क्या है? लॉजिकल। पाकिस्तानी होना, इंडियन होना, सऊदी होना, ईरानी होना, अमेरिकन होना, ये सब क्या है? ये आपके पास फिजिकल बाउंड्रीज की पाबंद है। लॉजिकल बाउंड्री में कोई पाबंदी नहीं होती, या लॉजिकल की कोई बाउंड्री नहीं होती। फिजिकल चीज की जब आप बात करेंगे तो उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी लिमिट होना जरूरी है। फिजिकल चीज कभी भी लिमिटलेस नहीं हो सकती। अगर कोई चीज फिजिकल है और वो बहुत बड़ी है तब भी उसकी लिमिट होगी। मैं कहता हूं कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा फिजिकल ऑब्जेक्ट दुनिया में मौजूद है, उसकी भी लिमिट्स हैं, वो भी लिमिटलेस नहीं है। उसकी एक सर्टेन हाइट है, जितने 1000 मीटर भी है, ठीक है, उसका वेट होगा जितने मिलियन और बिलियन ऑफ टन्स होगा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होगा। कोई चीज़ भी क्या नहीं होगी? अनलिमिटेड। जो भी फिजिकल चीज़ है उसकी बाय प्रॉपर्टी, बाय डेफिनेशन क्या है? तो उसकी लिमिट होगी। और लॉजिकल की सबसे अच्छी बात क्या है कि उसकी लिमिट कोई नहीं हो सकती। यू गॉट माई पॉइंट? लॉजिकल की कोई लिमिट नहीं हो सकती। सो बीइंग मुस्लिम फिजिकल है या लॉजिकल? कोई एक जवाब दे दे। लॉजिकल। बीइंग क्रिश्चियन लॉजिकल है कि फिजिकल? लॉजिकल। लॉजिकल ही है। और बीइंग जूइश, यहूदी होना फिजिकल है कि लॉजिकल? लॉजिकल ही है। दैट्स वेरी बैड। यहाँ पे फिर आप गलती कर रहे हैं। जूइश होना फिजिकल नहीं है। सर वो फिजिकल है। फिजिकल है, लॉजिकल नहीं है। अगर आपने यहूदी पैदा हो, आप यहूदी के घर पैदा होते हैं तो आप यहूदी, अगर आपकी माँ यहूदी नहीं Yes, है sir, तो ठीक आप है, yes, यहूदी sir. नहीं हो सकते। ठीक है। तो ठीक है, हम में yes, से मुझे याद आ गया। 99% लोगों को ये बात नहीं पता कि यहूदी का मजहब इख्तियार नहीं किया जा सकता। ये नस्ल है, जो उस नस्ल में पैदा होगा वो यहूदी होगा, वरना नहीं होगा। और इन जनरल 99% लोगों को ये बात ही नहीं पता। और वैसे बात करें तो आपको 90% लोग क्या कहेंगे? ये फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है। तो उनसे बड़ा फंडामेंटलिस्ट कौन होगा जो एक नस्ल की बात करते हैं, बाकी सब लोगों को वो अपने बराबर कंसीडर ही नहीं करते। सो क्रिश्चियन इज अ लॉजिकल कंसेप्ट, इस्लाम इज अ लॉजिकल कंसेप्ट, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? यहूदियों की, तो वो एक नस्ल है, वो फिजिकल में आ जाती है, वो लॉजिकल बाउंड्री के अंदर नहीं होती। फिजिकल और लॉजिकल क्लियर हो गया है? क्या इस पे फर्दर बात करने की जरूरत है हमें? जी, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी है लॉजिकल और फिजिकल? यस सर। यस सर। ठीक है, फाइन। लेकिन चलें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के जो हैं, नक्शा हमने देखा हुआ है, पाकिस्तान की एक फिजिकल बाउंड्री, ठीक हो गया। जिस एरिया में पाकिस्तान है, आज से 100 साल पहले वहां पे पाकिस्तानी था, वहां पे क्या था? बड़े सगीर सब बड़े सगीर का हिस्सा था। और 100,000 साल पहले वहां पे क्या था?
जंगल होगा। पता नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद। एक सेकंड होल्ड रखें, दोबारा मैं कंटिन्यू। अच्छा जी, 100,000 साल पहले यहाँ पे क्या था? पता नहीं, पानी था, यहाँ खुशकी थी, यहाँ क्या था, हमें कुछ नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? तब भी एक चीज़ फिक्स ऐसी थी जो आज भी फिक्स है, और क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फॉर श्योर आधे मिनट के अंदर जवाब दे देना चाहिए। जी सर अल्लाह ताला है बीबी। ओ यार, अल्लाह ताला इस्लामियात की क्लास पढ़ रहे हो, डेटाबेस पढ़ रहे हो? लाइट थी, रोशनी। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ज्योग्राफिकल से रिलेटेड कोई जवाब दो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कोऑर्डिनेट्स। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या चीज हमारे पास फिक्स है? कोऑर्डिनेट्स, ये फिजिकल है। बाकी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती रही हैं। 1000 साल पहले कुछ और था, 10,000 साल पहले कुछ और था, 500 साल बाद कुछ और होगा, लेकिन क्या चीज सेम थी? कोऑर्डिनेट सेम थी। क्या चीज सेम थी? कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास फिजिकल पैरामीटर है या पॉइंट है जिसके अगेंस्ट सारी चीजें हमारे पास हमेशा से ऐसे ही मौजूद थी। कोऑर्डिनेट्स कभी भी चेंज नहीं हुए, बाकी सारी चीजें हमारे पास ऐसी। सो हमने लॉजिकल और फिजिकल के ऊपर कुछ बात कर ली, हमने 1 टीयर 2 टीयर और 3 टीयर के ऊपर बात कर ली, हमने डेटाबेस की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली। फिर हमारे पास हमने कहा कि डेटाबेस में कितनी तरह, डेटाबेस के ऊपर डीबीएमएस ने कितनी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, कोई बता दे? 3। ठीक हो गया। डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है? सर डाटा अनअरेंज होता है और इंफॉर्मेशन अरेंज फॉर्म में होती है, जिसकी हमें समझ आती है, मीनिंगफुल जो होती है। फाइनल फॉर्म हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। हम प्रोसेस्ड डाटे को इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा रीडेबल होती है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक हो गया जी। पहले हमारे पास सिंगल यूजर मशीन सिस्टम्स और मशीन्स बना करती थी कि एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसी कंप्यूटर के अंदर डाटा भी है, डेटाबेस भी, और आप उस पर काम करें। ठीक हो गया। अब मल्टी यूजर सिस्टम बनते हैं, वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं, हज़ारों लोग एक ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको मल्टी यूज़र एप्लीकेशन बोलते हैं। सिंगल यूज़र एप्लीकेशंस का डिज़ाइन और बनाने वाला काम अब ऑब्सोलीट हो गया है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ। जब मैंने बात की 1 टीयर एप्लीकेशन, 2 टीयर एप्लीकेशन और 3 टीयर एप्लीकेशन, ये तीनों टीयर्स लॉजिकल टीयर्स हैं। लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। अगर मैंने 3 टीयर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने हैं, अपने सिस्टम पे चलाना है, तो मुझे 3 फिजिकल मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। मैं डेटाबेस को भी अपनी एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर लेता हूँ, फ्रंट एंड वाले को भी उसी मशीन पे, और मिडल टीयर को भी एक ही मशीन पे। तो हमारे पास तीनों लॉजिकल लेयर्स एक ही सिस्टम के ऊपर चल सकती हैं। हाँ, लोड शेयरिंग के लिए अच्छी बात यह है कि मैं 3 मशीन्स रख लूँ, एक फ्रंट एंड के सारे क्या नाम है लोड को उठा लेगी, एक बैक एंड के लोड को उठा लेगी, और एक दरमियान वाली एग्जीक्यूशन को उठा लेगी। ठीक है, तो उससे लोड बैलेंसिंग हमारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लॉजिकल लेयर्स एक सिंगल फिजिकल मशीन्स पे डिप्लॉय की जा सकती हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल मशीन्स की ज़रूरत नहीं है।
ये जो 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर एप्लीकेशंस हैं, ये लॉजिकल टीयर्स हैं, लॉजिकल लेयर्स हैं। इनके लिए फिजिकल अलग-अलग मशीनों की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई है? मुझे बता दें। जी सर। ठीक हो। डेटाबेस में 3 तरह के यूजर हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन यूजर। आप सब बहुत अक्लमंद लोग हैं, स्लाइड से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब। अच्छा जी, अब एक और हम टॉपिक है जिसको थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं, अच्छा चलो मुझे ये बताओ, हाईवेज पे कितने लोगों ने सफ़र किया है? लाहौर से मुल्तान गए और मोटरवे पे नहीं बल्कि जीटी रोड पे, या शखुपुरा गए हो या पिंडी गए हो? कितने लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर ट्रैवल किया है हाईवेज के ऊपर? यस सर, सबने किया होगा। ऑलमोस्ट सबने किया होगा। वहाँ पे आपको फैक्ट्री एरियाज नज़र आते हैं, फैक्ट्री एरियाज के बाहर आपको लिखा हुआ नज़र आता है ISO 9001, ISO 2001, ISO 7001। ये क्या होता है भाई? ये जो फैक्ट्रीज के पास सर्टिफिकेशंस के लिखे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताएं? सर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत वो एक रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अच्छा, आपको पता है ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि अच्छी चीज बनाए या बुरी चीज बनाए? ये क्या कहते हैं? इनका पर्पस क्या होता है? सर मेरा ख्याल है कहते हैं कि आप जो बनाएं आप वही अपनी प्रोडक्ट पे मेंशन करें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। एग्जैक्टली, दैट्स ऑलमोस्ट राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एक मैं सेंटेंस बोलने लगा हूँ, इसको आपने याद कर लेना है। समझ तो लेना ही है, इसको आपने क्या भी कर लेना है, याद भी कर लेना है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कहती क्या हैं? ये $1 बिलियन जुमला कहती हैं। ये कहती हैं राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। जो करना है वो लिख लो, और जो लिख लिया है बस अब वही करना है, उससे में कोई चेंज या वेरिएशन नहीं करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। चेंज नहीं होना। ये $1 बिलियन का जुमला क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये वो जुमला है जिसने दुनिया में ऐसी कंपनीज को, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, खड़ा किया, जिनमें लाखों और करोड़ों लोग काम करते हैं और $बिलियन कमा के अपने मालकान को वापस करते हैं। इस जुमले का सबसे बड़ा फायदा क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट। इससे पर्सनल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो हम सब ने देखी और खाई और चखी और मज़ा किया होगा, दैट इज मैकडॉनल्ड्स। आप लाहौर से बर्गर खा लें, आप साहिवाल से खा रहे हैं, आप कराची से खा लें, आप कहीं से भी खा लें जाके, आपको एक ही टेस्ट मिलेगा। और भाई अगर लाहौर में भी मैं 3 दफ़ा एक ही ब्रांच से बर्गर खाता हूँ तो पीछे कौन सा मंजूर एक ही आदमी बैठा बना रहा है बर्गर? हो सकता है आज किसी ने और ने बनाया और 15 मिनट बाद कोई और बना के दे, आधे घंटे बाद कोई और बना के दे। जब आप वहां पे जाके ये काम करते हैं तो एडवांटेज क्या है कि वहां पे हजारों लोगों की वो ट्रेनिंग करवाते हैं। उन सब लोगों को वो बताते हैं कि यार ये लिखा हुआ प्रोसीजर है, इस तरह की टिक्की होगी, उसको इतनी देर गर्म करना है, इस पैकेट में लगाना है, इससे पहले ये 3 चीज़ें आपने बन के ऊपर लगानी है और ये आपका बर्गर तैयार हो जाएगा। अगर मैं आज मैकडॉनल्ड्स वालों को जाके कहूँ कि मैं उनको ज़्यादा मज़े का बर्गर बना के दूंगा, वो कहते थैंक यू, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा मज़े का बर्गर, हमें बिल्कुल वही वाला बर्गर चाहिए जो आज तक हम बनाते आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का टेस्ट डेवलप हो गया, अब हम उसमें कोई वेरिएशन नहीं चाहते। अगर मैं लाहौर से मुल्तान जा रहा हूँ जीटी रोड के ऊपर, तो सबसे सेफेस्ट फूड क्या होगा जिस पे यकीन होगा कि मैं खा के बीमार नहीं होऊंगा? वो कौन सा? मैकडॉनल्ड्स। ये उन पे ट्रस्ट है हमारा।
क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो कोई गलत बयानी नहीं करते, वो जो मर्जी कहें। और वंस अगेन इसमें भी मेजर पार्ट जो है वो यहूदियों का ही है, लेकिन अगर वो कारोबार में सच्चे हैं तो वो सच्चे हैं, इस बात पे हम उनका कुछ नहीं कर सकते। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स, इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ राइट व्हाट यू डू एंड देन डू व्हाट यू राइट, कि जो करना है एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर बना रहे हो और तमाम लोगों को उसके मुताबिक ट्रेन कर दो, सब लोग अपने अपने मुताबिक वो काम करते रहेंगे, आपके पास कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी। क्या चीज़ अचीव हो जाएगी? कंसिस्टेंसी। क्वालिटी में वेरिएशन नहीं आएगी, और अगर क्वालिटी में वेरिएशन नहीं आएगी तो यू विल बी सक्सेस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे गोगा नकीबिया चने और सेवर फूड और ये सारों की बात कर रहे थे। अभी सारों की बात जो इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वेल मैनेज उसने बनाए हुए अपने प्रोसेस हो, ठीक है। अगर मैं वेल मैनेज प्रोसेस नहीं बनाऊंगा अपने, और मेरा कुक बहुत अच्छा है, तो जिस दिन कुक चला जाएगा मेरा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे किसी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना, मुझे क्या बनाना है? आई हैव टू क्रिएट अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के मुताबिक सारे के सारे क्या हो, काम हो और बहुत अच्छे तरीके से। आप मेरी बात समझ, यू गॉट इट, कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्रोसेसेस को डिफाइन करना है, उन प्रोसेसेस के साथ चलना है। जब ये हमारी बात होगी तो अब अगला एक और काम, स्टैंडर्ड्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो एक और बात करें। कितने लोगों को गाड़ी चलाने आती है? गाड़ी की रेस राइट साइड पे होती है, ब्रेक लेफ्ट पे होती है, कि रेस लेफ्ट पे होती है और ब्रेक राइट पे होती है? जरा बता तो दे मुझे। सर डिपेंड करता है कि राइट हैंड ड्राइव है लेफ्ट हैंड ड्राइव। दैट्स फाइन। अब जब हम इसके ऊपर आते हैं, अगर हम राइट हैंड्स की बात कर रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर रेस है, लेफ्ट साइड पे ब्रेक है। अगर राइट हैंड गाड़ी में मैं रेस को लेफ्ट कर दूंगा और ब्रेक को राइट कर दूंगा तो वो गाड़ी कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोगों का इंटरफेस एक ही है गाड़ी चलाने का। अगर मैं फ़र्क उसमें डालूंगा तो इस इनोवेशन पे मेरी गाड़ी फ्लॉप हो जाएगी, कोई बंदा इसको लेने की ज़रूरत नहीं लेगा। इसका मतलब है मैं कभी ऐसी गाड़ी बनाना ही नहीं चाहूँगा। गाड़ी कोई भी कंपनी बनाती क्यों है? पैसा कमाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी हर ड्राइवर के लिए बनाई, गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा हो कि हर ड्राइवर उसे चलाने में कंफर्टेबल हो, किसी को भी उस गाड़ी के चलाने में प्रॉब्लम ना हो। गॉट माई पॉइंट? ठीक हो। इसी तरह डेटाबेस भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल, कभी भी मैंने ड्राइवर रखना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि या मुझे करोला का ड्राइवर चाहिए, या मुझे होंडा का ड्राइवर चाहिए, या मुझे सुजुकी का ड्राइवर चाहिए। और भाई ड्राइवर है, होंडा होगी, करोला होगी, सुजुकी होगी, या कोई भी ब्रांड होगा, वो गाड़ी चला लेगा। बिल्कुल यही चीज़ डेटाबेस में भी उन्होंने डिफाइन की। उन्होंने कहा यार ओरेकल का डेवलपर अलहदा बनाए, सीक्वल सर्वर का अलहदा बनाए, माई सीक्वल का, DB2 का। वो कहते हैं यार ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक ही बना देते हैं जो तमाम डेटाबेसेस के ऊपर चले, और तमाम वेंडर इसके ऊपर एग्री हो गए, क्योंकि पैसों का मसला था, सब पैसे कमाना चाहते थे। और स्टैंडर्डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि तमाम लोग हमारे क्लाइंट बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक स्टैंडर्ड बनाएं, और उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। उसको हम क्या बोलते हैं? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। यस सर। इसमें ठीक हो यस सर। चले, SQL के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पोर्शंस हैं जो वो काम परफॉर्म करते हैं उनकी बेसिस के ऊपर। सबसे पहले सर हमारे इसमें भी पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करती है? NC स्पार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग, उसकी एब्रीविएशन NC स्पार्क, ANSI, NC SPARC, स्पार्क। NC स्पार्क को इसको चेक कर लेना, इसकी एब्रीविएशन एग्जैक्ट क्या है, ये स्टैंडर्ड बनाती है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा यार मैं बात भूल गया, क्या कर रहा था, याद करा दो मुझे। तो स्टैंडर्ड से आप बताने लगे थे प्राइमरी कीज रिलेशन। नहीं, प्राइमरी कीज के लिए मैंने कहा था SQL डिफरेंट तरह के जो काम करती है, वो काम करने के लिए उसे क्या परफॉर्म करना पड़ता है?
एसक्यूएल को जो काम करने हैं वो काम करने के लिए उसे परफॉर्म क्या करना पड़ता है, 3-4 कैटेगरीज हमने बना ली हुई है। एसक्यूएल की पहली सब कैटेगरी हमारे पास आती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट है कि अगर मैंने नया घर बनाना है और उसमें सामान रखना है तो मैं पहले सामान नहीं खरीदूंगा, पहले क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर चीजें फिल की जा सकती हैं। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फर्नीचर लेके ग्राउंड में रखने का कोई फायदा नहीं। तो डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एसक्यूएल का पहला सब पार्ट बोल रहा हूं मैं, उसको इस कैटेगरी का नाम क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती है। ये किस में मदद देती है? स्ट्रक्चर बनाने में। पहला हमारे पास क्या होता है? ये क्रिएट टेबल, यानी आपने अपनी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट करने वो हो गए। सेकंड हमारे पास क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप टेबल, अगर टेबल खत्म करना है, और आल्टर टेबल। अगर हमने टेबल में 4 एट्रीब्यूट थे या 4 कॉलम थे तो 5वां ऐड करना है, 5वां था तो 6ठा ऐड करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ये बात समझ आती है जी? यस सर। डीडीएल के बाद अगला हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये अब उस स्ट्रक्चर को भरने के लिए है। डाटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने की कमांड भी इंसर्शन है। डाटे को अपडेट करना है तो अपडेट करने की कमांड भी अपडेट है। डिलीट करना है तो डाटे को डिलीट करने की कमांड भी डिलीट है। तो इसका मतलब है डीएमएल में 3 कमांड्स कौन सी आ गई? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। फिर हमारे पास आ जाते हैं डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल में हमारे पास जो कमांड्स आती हैं वो आती हैं ग्रांट और रिवोक की। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है और फॉर एग्जांपल फसीउर रहमान इसको एक्सेस कर सकता है, तो क्या ये सिर्फ रीड के लिए कर सकता है, या इंसर्ट भी कर सकता है, या अपडेट भी कर सकता है, या डिलीट भी कर? मैं कहता हूँ ये सिर्फ रीड कर सकता है, इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकता। तो मैं फसीहुर रहमान को ग्रांट करूंगा सिर्फ रीड का ऑपरेशन, इसको इंसर्ट का नहीं करूंगा। हमजा को मैं दे दूंगा इंसर्ट करने का राइट, ग्रांट कर दूंगा। अलीमा इमरान को मैं डिलीट करने का राइट ग्रांट कर दूंगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डेटाबेस के किसी भी टेबल के ऊपर जिसको कौन सा काम करने का इख्तियार देना है या उससे वो ग्रांट या इख्तियार वापस लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेज बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रांट और रिवोक की कमांड क्या है? अगर किसी को कोई प्रिविलेज देना है डेटाबेस में तो उसे ग्रांट कर देंगे, उससे वापस लेना है तो रिवोक कर लेंगे। तो डीसीएल में 2 कमांड्स होती हैं, ग्रांट और रिवोक। ये बात समझ आती है? कोई हाँ ना करें जनाब। यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताएं प्रिविलेज क्या होता है? परमिशन। आपकी बातों से लग रहा है। ठीक हो गया, दिस इज फाइन, आप सही कह रहे हैं। इसको अगर मैं प्रिविलेज की डेफिनेशन करूं तो उसको प्रिविलेज को हम डिफाइन यूं करेंगे, राइट टू डू समथिंग इज नाउन एज प्रिविलेज इन डेटाबेस। किसी काम के किसी काम के करने के इख्तियार को हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेज बोलते हैं डेटाबेस में। कि मुझे एम्प्लॉय के टेबल पे इंसर्शन का प्रिविलेज है, अपडेशन का प्रिविलेज है, डिलीशन का प्रिविलेज है, ये सारे अलग-अलग प्रिविलेजेस हैं। तो क्या ये प्रिविलेज मुझे है या नहीं? अगर ये प्रिविलेज मुझे मिलना है तो ग्रांट की कमांड से मिलेगा, मुझसे वापस लिया जाना है तो रिवोक की कमांड से लिया जाएगा। ये दोनों किस कैटेगरी में आती हैं? डीसीएल। सो हमने पढ़ लिया डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया और डीसीएल हो गया। इसमें किसी को कोई इशू? यहाँ तक बात समझ आती है हमें? सर रिवाइज करवा दें सर। बेटा रिवाइज के लिए इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, वो सुनना। ठीक है सर।
ये एक सादी सी बात करते तो रिवाइज 1 घंटे 2 मिनट का लेक्चर हो गया, अब तुम कह रहे हो रिवाइज नहीं 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 नहीं, डीडीएल डीएमएल और डीसीएल का रोल बस। डीडीएल स्ट्रक्चर ये बना रहा था, डीएमएल फिल कर डीडीएल रहा था। बिल्कुल ठीक है, डीएमएल उस स्ट्रक्चर को भर रहा है इंसर्शन अपडेशन डिलीशन से। डीसीएल में किसने इंसर्शन अपडेशन डिलीशन करनी है ये डिसाइड करना है, किस कमांड की मदद से, ग्रांट और रिवोक से। चौथा भी है डीएमएल, सॉरी चौथी हमारे पास आ जाएगी टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। चौथी कौन सी है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पहली थी डीडीएल, दूसरी थी डीएमएल, तीसरी थी डीसीएल, चौथी कौन सी है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारे पास दो कमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, दीज आर कमिट एंड रोल बैक। कमिट क्या होगा कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया है तो वो परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस बन गई है, उसको अनडू करना मुमकिन नहीं। अब वो अनडू नहीं हो सकती, वो डेटाबेस का परमानेंट पार्ट बन गई। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो कह आंसर देते हैं, वो कहता है क्या मैं इसे लॉक कर दूं, वो कहता है जी कर दें। वो फिर दोबारा पूछते हैं, रिकन्फर्म करते हैं कि आर यू श्योर के कर दूं, वो कहते हैं जी कर दें। वंस समथिंग इज कमिटेड इट कांट बी अनडू। जो चीज कमिट हो जाएगी उसका अनडू होना मुमकिन नहीं। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में पहली चीज हमारे पास क्या आती है? कमिट की कमांड। दूसरी हमारे पास है अबॉर्ट। दूसरी हमारे पास कौन सी है? अबॉर्ट। फिल्मों में आपने देखा होगा, खासकर जो जंगों वाली फिल्में हमारे पास है, उसमें क्या हो रहा होता है, वो कहता है मिशन अबॉर्ट, तो वहीं पे फौजें रुक जाती हैं या वापस आ जाती हैं। अबॉर्ट का क्या मतलब है? स्टॉप, हॉल्ट कर दो हर चीज को और वापस आ जाओ। ठीक हो गया। अबॉर्ट। तो कमांड्स दो हैं, एक है क्या हमारे पास? कमिट, दूसरी कौन सी है? अबॉर्ट। अबॉर्ट के अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म होता है उसे रोल बैक भी बोलते हैं, और रोल बैक को अनडू भी कहते हैं। अबॉर्ट के अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोल बैक करना। रोल बैक करने को हम क्या भी बोलते हैं? अनडू करना। ये बात समझ आती है जी हमें? इसमें किसी किस्म का कोई इशू? अबॉर्ट कमिट से पहले होता है? जी जी, आपने क्या अबॉर्ट अनडू है? हाँ हाँ, कमिट से पहले हो सकता है बस, कि कमिट के बाद भी कर सकते हैं अबॉर्ट? देखो हर ट्रांजैक्शन के एंड में दो चीजें होंगी, या वो कमिट होगी या अबॉर्ट होगी, दोनों इकट्ठी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन आप फाइनल कर देंगे या उसको अनडू कर देंगे, ठीक है दोनों सर। इकट्ठा तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं जी, आप लोगों का पहला लेक्चर था, कितना समझ आया अभी तक? सर सब कुछ आ गया। क्या बात है।
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ सिग्नल के आज इश्यूज आ रहे हैं, होपफुली ये और 5-10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने कोशिश करने नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मुझे पूछ लें, और आप लोगों को जो स्लाइड्स है वो आज मैं मेल कर दूंगा अगले 2 या 3 वीक की। उसके बाद फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लैब्स के लिए भी मैंने भी आप लोगों को एक्सेस देनी है, ऑनलाइन ही आप लोगों की लैब्स हो जाएंगी। आप एक यूआरएल को एक्सेस करेंगे, उसके थ्रू डेटाबेस पे प्रैक्टिस करने की आपको एक्सेस मिल जाएगी, और आपको टीएस भी एलोकेट कर देंगे। विल टेक अ डे और टू। मंडे से इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम फाइनल कर लेंगे, और बुक्स जो हैं और जो स्लाइड्स हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उनकी आपको फर्दर डिटेल में बता दूंगा। जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के लिए आपको स्लाइड्स चाहिए वो मैं आज भिजवा रहा हूँ आपको। लेक्चर 1, लेक्चर 2 कोशिश कीजिएगा आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पढ़ लें पहली 2 स्लाइड्स, बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाफिज।